जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने बाइंडिंग एनर्जी मैच डिफेक्ट का टॉपिक एक पार्ट इसका कर लिया था। आज बच्चों हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है, मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले ना हम सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं? FN। जैसा कि एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है, जैसे बच्चों एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, एक मैग्नेटिक फ़ोर्स है, ये सारी नेचुरल फोर्सेस होती हैं ना, सेम इसी तरह से एक न्यूक्लियर फ़ोर्स भी नेचुरल फ़ोर्स है। इसका काम पता क्या होता है? आपने कभी सोचा है ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन में रिपल्शन होती है, ये फिर भी इकट्ठे क्यों रहते हैं? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं? देखो ना, दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान तो रिपल्शन की फोर्स है। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में प्रोटॉन जुड़ के होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ के ऐसे न्यूक्लियस बनाता है। ये कैसे बना देते हैं? इनमें रिपल्शन की फोर्स होती है, न्यूक्लियस बन कैसे जाता है? आंसर है, न्यूक्लियस अगर बनता है तो वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बनता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है उसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं है कि दो प्रोटॉन इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। याद रखना, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, हमारी नेचुरल फोर्सेस में से सबसे बड़ी फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मैं आप आज इसको प्रॉपर्टीज़ बताने लगा। तो न्यूक्लियर फोर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो न्यूक्लियर फोर्स अ वेरी लार्ज फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स है। नेचुरल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा अगर कोई मैग्नीट्यूड में ज़्यादा फोर्स है ना, तो वो न्यूक्लियर फोर्स है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें ना, सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, और उसके बाद फिर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स आती है, और फिर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में सबसे वीक फोर्स है, सबसे तगड़ी फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव है। बेटा, दो फोर्सेस ऐसी होगी हैं जो हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये कभी रिपेल नहीं करती है। तो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स ने अट्रैक्ट करना है। न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के दरमियान भी होती है, दो न्यूट्रॉन के दरमियान भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। ऐसी फोर्स जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। बच्चों, प्रोटॉन के दरमियान भी वही फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी वही फोर्स है, न्यूट्रॉन के दरमियान भी वही फोर्स है। इसे कहते हैं सेम न्यूक्लियर फोर्स, सेम। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स चाहे दो प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इन दो तीनों के दरमियान फोर्स की वैल्यू सेम होती है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है। भले पॉजिटिव चार्ज है, भले नेगेटिव चार्ज है, भले चार्ज है ही नहीं है, इस पर डिपेंड करती नहीं। न्यूक्लियर फोर्स याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होती है जिसका सिर्फ काम होता है कि दो न्यूक्लियस को चिपका के रखना है, चिपका के जोड़ के रखना। तो बच्चों देखो, दो प्रोटॉन है ना, दो प्रोटॉन के दरमियान एक न्यूक्लियर फोर्स भी है। प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही है, वो दो पॉजिटिव है ना, उनमें रिपल्शन की फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें एक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है चिपकाने वाली। न्यूक्लियर फोर्स कभी रिपल्शन नहीं होती, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। जो सा मर्जी न्यूक्लियर पार्टिकल है उसने खींचना, जैसे ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो न्यूक्लियस ने भी हर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, इसमें एक खराबी सिर्फ है कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। जी बच्चों, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि ये लगती है फेम्टोमीटर तक। फेम्टोमीटर आप जानते हैं 10⁻⁻15 को कहते हैं फेम्टोमीटर। इतना कम डिस्टेंस होगा तो फिर ये फोर्स लगेगी, इतने कम डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया ना तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स इवन ज़ीरो हो जाती है। इसलिए बच्चों, दो प्रोटॉन अगर आपस में बहुत करीब है, अगर वो करीब है तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स है,
ये प्रोटॉन एक इधर है, एक प्रोटॉन इधर है, इनमें न्यूक्लियर फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनको खींच के रखती है। लेकिन अगर इनमें डिस्टेंस बढ़ जाए, इनमें अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, एक प्रोटॉन इधर है, दूसरा प्रोटॉन इधर है, तो अगर इनमें डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर का फासला होगा तो ये लगेगी। तो प्रोटॉन जब करीब करीब होते हैं तो चिपक जाते हैं, ये ग्लू का काम करती है, ग्लू चिपका देती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बड़ी है। रिपल्शन के बावजूद, इलेक्ट्रिक फोर्स के बावजूद भी वो दो प्रोटॉन चिपके रहते हैं आपस में, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की कीमत बड़ी है। जैसे देखो ना, प्रोटॉन में रिपल्शन की फोर्स अगर थी 10 तो न्यूक्लियर फोर्स है 100। और बच्चों 100 की फोर्स उसे चिपकाने वाली है, 10 की फोर्स सेपरेट करने वाली है, तो 100 की लगेगी उस पर। हाँ, बस शर्त ये है कि दो पार्टिकल्स करीब करीब होने चाहिए। अगर वो दो पार्टिकल दूर दूर हुए तो फिर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी बच्चों। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स ख़त्म हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स पता क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की पावर 7 की। हाँ, डिस्टेंस 2 गुना करने से 2 गुना, ये डिस्टेंस 2 गुना अगर मैं करूँगा ना, 2 का स्क्वायर 4, इलेक्ट्रिक फोर्स 4 गुना कम होगी। बच्चों प्रोटॉन को 2 गुना फासले पर, पहले 1 सेंटीमीटर पर थे, 2 सेंटीमीटर पर ले जाओ, फोर्स 4 गुना कम हो रिपल्शन की फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स 2 गुना डिस्टेंस बढ़ाने से, 2 की पावर 7 का मतलब पता क्या होता है? 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 जी बच्चों। तो डिस्टेंस डबल करने से न्यूक्लियर फोर्स 128 गुना कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स 4 गुना कम होती है, न्यूक्लियर फोर्स 128 गुना कम होती है। ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। सबसे छोटी रेंज में अगर कोई फोर्स लगती है तो उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज बड़ी कम है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत हैवी फोर्स होती है, बड़ी लार्ज फोर्स होती है, लेकिन शॉर्ट रेंज में। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा फिर ये फोर्स ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी नेचर में सबसे तगड़ी फोर्स कौन सी है? तो आंसर है न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की है, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, फिर ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी, ये वो चीज़ है। अब आपको कुछ समझ लगी होगी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जुड़ कैसे जाते हैं सर। और प्रोटॉन, ये देखो ना, ये आपके पास ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, ये न्यूक्लियस में ये भी प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन, ऐसे। अब देखें फोर्स, देखें ज़रा, प्रोटॉन को भी लगा रहा है फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी लगा रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी लगा रहा है, न्यूट्रॉन को भी लगा रहा है। ये सारी फोर्सेस लग रही हैं और सारी अट्रैक्शन की। ये प्रोटॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये न्यूट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, सारे ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो मुझे बताएं न्यूक्लियस ऐसे जुड़ जाएगा, सारे पार्टिकल जुड़े रहेंगे। इस तरह से न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक न्यूक्लियस में पार्टिकल बंधे होते हैं, बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं। ठीक है, चलिए ये तो न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे देखें, ग्राफ पर आते हैं। हमारा टॉपिक था बच्चों बाइंडिंग एनर्जी, मैस डिफेक्ट। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में मैस हमेशा कम हो जाता है, घट जाता है। अब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में मैस कितना घटता है? आंसर है जितना भी घटेगा वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को तो हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब ये पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं तो मैस इनका ज़्यादा होता है। जब ये न्यूक्लियॉन्स सेपरेट होते हैं मैस ज़्यादा। जब ये बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स का मैस कम होता है, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मैस ज़्यादा होता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में मैस कम होगा। चले, अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया किस किस का, मैस डिफेक्ट का और एटॉमिक नंबर में, जेड में। एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक नंबर है, एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चलता जाएगा। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास डेल्टा एम डिवाइडेड बाई ए, एक टर्म होती है डेल्टा एम, खाली डेल्टा एम, एक टर्म होती है खाली डेल्टा एम, खाली डेल्टा एम, उसे हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। तो बच्चों खाली डेल्टा एम जो होता है, खाली डेल्टा एम, ये बेसिकली क्या होता है? ये तो मैस डिफेक्ट है। हम यहाँ पर एक नई टर्म पढ़ने लगे हैं, उस टर्म का नाम है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, मैस डिफेक्ट पर एटॉमिक मैस नंबर, डेल्टा एम ओवर ए। डेल्टा एम ओवर ए इसका नाम होता है
इसे कहते हैं मैस डिफेक्ट, दिस इज़ मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और पर न्यूक्लियन। अच्छा मैं आपको ज़रा इसका समझा दूँ, ये होता कि अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं सर मैस डिफेक्ट क्या है और मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या। बच्चों हीलियम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? आंसर है हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक हो गया। अब देखें फ़र्ज़ करें कि जब ये सेपरेट थे इनका मैस था 100, समझाने के लिए सर बता दो, इनका मैस था 100। जब ये मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे ना, ये ऐसे जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हमने देखा इनका मैस कम हो गया, कितना कम हो गया 80। जब सेपरेट थे इनका मैस 100 था, जब इन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में इनका मैस कितना कम हो गया, तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में इनका मैस कम हो गया, 20 कम हो गया। क्योंकि बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स लेस मैस रखते हैं और फ्री न्यूक्लियॉन्स आज़ाद सेपरेट जो होते हैं वो ज़्यादा मैस रखते हैं। इनके मैस में कितना फ़र्क आया है, तो आंसर है फ़र्क 20 का आया। इस 20 को तो हम कहते हैं मैस डिफेक्ट, दिस डेल्टा इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखें ज़रा बच्चों, 4 न्यूक्लियॉन्स थे तो मैस में फ़र्क कितना आया 20 का। 4 न्यूक्लियॉन से मैस में फ़र्क कितना 20 का। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियन की बात करूँ बच्चों, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 न्यूक्लियॉन से, तो 4 न्यूक्लियॉन्स में 20 का फ़र्क आया। अगर मैं सिर्फ एक न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ तो एक न्यूक्लियॉन्स में कितना फ़र्क आएगा, ये 4 उधर जाएगा तकसीम हो जाएगा, तो आंसर है 20/4। और ठीक है ना, 20/4 को ज़रा लिखो, कैसे लिखोगे सिंपल में। 20 क्या था, तो आंसर है 20 था, ये देखो ना 20/4 है ना, 20 है डेल्टा एन, जो 4 क्या है आंसर है एटॉमिक मैस। और टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक मैस नंबर ही कहते हैं ना, तो दिस इज़ एटॉमिक मैस नंबर। तो ये देखो मैस डिफेक्ट पर एटॉमिक मैस नंबर 20/4, आंसर क्या निकला 5। सिर्फ एक पार्टिकल का, एक न्यूक्लियन का मैस 5 कम हुआ है, चारों का 20 कम हुआ है, तो एक का कितना होगा 5, और एक का तो 5 ही होगा ना। चारों का कुल मिला के मैस कम हुआ है 20, तो एक के हिस्से में कितना मैस कम आएगा 5। ये जो एक न्यूक्लियन का मैस कम होता है ना, इसे कहते हैं मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। पूरे हीलियम के न्यूक्लियस का मैस, जब न्यूक्लियस बना तो मैस कम हुआ 20 पूरे हीलियम का। हीलियम में 4 न्यूक्लियस होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ एक का बताओ कितना, वही अगर 4 का 20 मैस कम हुआ है तो एक का कितना होगा 5। ये जो टर्म होती है ना मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, सिर्फ एक न्यूक्लियन का कितना मैस डिफेक्ट है, इसको हम डेल्टा m/a से लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों दोनों तरफ एटॉमिक मैस से डिवाइड करते हैं, डेल्टा m/a। इधर डेल्टा m होता क्या, ZMP + a - ZMN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय a, ये टर्म बन जाती है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अब देखिए मैस कम होता है, कम, इसलिए इनका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। बच्चों हाइड्रोजन का मैस डिफेक्ट 0 माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मैस 1, यानी इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। बच्चों इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है ना, इसमें न्यूट्रॉन तो नहीं होता, तो इसलिए हम इसके मैस डिफेक्ट को 0 मानते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन से आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैस डिफेक्ट कम होता जाएगा। ये देखो ना ग्राफ नीचे आ रहा है, मैस कम होता जाएगा। और बच्चों जितना ज़्यादा मैस कम हो बाइंडिंग एनर्जी उतनी बढ़ती है। बाइंडिंग एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा m के। जितना मैस डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सारे मैस ने जाना तो बिल आखिर एनर्जी में ही है ना, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। हम देखते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मैस डिफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। हाइड्रोजन का सबसे कम 0 होता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर उससे ज़्यादा हीलियम वगैरह, चलते 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 सबसे ज़्यादा मैस कम होता है आयरन का। ये खाली मैस डिफेक्ट नहीं है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी सिर्फ एक न्यूक्लियन की बात की जाए ना, किसी एक प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो आयरन के केस में सबसे ज़्यादा मैस कम होता है, किसी भी एक प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। आयरन के किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मैस सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर है आयरन का। आयरन का एटॉमिक मैस होता है 28, 30 से थोड़ा कम, आई थिंक 28 होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। आयरन से पहले देखें मैस डिफेक्ट कम था, आयरन के बाद देखें फिर ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो एंड पर देखें यूरेनियम, लेड वगैरह आ रहे हैं, इनका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आयरन से कम होता है। दुनिया में आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियॉन्स का मैस सबसे ज़्यादा घटता है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में।
जब इसका न्यूक्लियस बना था तो मैस बहुत कम हो गया था, सारी एनर्जी रिलीज़ हो गई थी, इसलिए हम कहते हैं मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जैसे हीलियम के एक न्यूक्लियन का मैस 5 कम हुआ है ना, 5 समझाने के लिए मिसाल दी थी 5। आयरन के केस में ये 8 होगा, आयरन के एक न्यूक्लियस का काम 8 होगा, सपोज ज़्यादा होगा, तो आयरन का मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है। तो ये ग्राफ में सारे एलिमेंट याद नहीं रखने, शुरू वाला हाइड्रोजन याद रखें, सबसे ज़्यादा मैस कमी, ये देखो ना सबसे ग्राफ नीचे वाला किसका एंड पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है आयरन की, उसके बाद फिर ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया यूरेनियम। तो हैवी एलिमेंट और लाइट एलिमेंट इनका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कम होता है, सेंटर में आयरन जो है इसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूक्लियर फोर्स और मैस डिफेक्ट का ग्राफ। अच्छा, अब मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों जी। अब यहाँ पर देखें ज़रा, एग्जाम्पल एक दी हुई है हमारी किताब में हीलियम की। हाँ जी, हीलियम की एक एग्जाम्पल हम करते हैं। हमने हीलियम का मैस डिफेक्ट भी निकालना है और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, हाँ जी, डेल्टा एम एंड बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकालनी है? आंसर है हीलियम, और हीलियम कितना होता है 2,4। चलो सबसे पहले तो हीलियम का मैस डिफेक्ट निकालें। हाँ जी, डेल्टा मैस डिफेक्ट हीलियम का मैस डिफेक्ट क्या होता है? टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन। बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो आंसर है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन की तादाद 2 है, 2 MP प्लस टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मैस कितना? 4 - 2। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर माइनस करें वो न्यूट्रॉन होता है, 4 - 2 तो 2 ही बचेगा। इसमें 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 Mn माइनस टोटल मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा बच्चों, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस आपको आना चाहिए, किलोग्राम में भी आना चाहिए, एटॉमिक मैस यूनिट में भी आना चाहिए। AMU में ये किताब में लिखा हुआ है, ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा जी बच्चों। एक प्रोटॉन का मैस कितना होता है? आंसर है एक प्रोटॉन का मैस 0. ये किताब में होता है, हाँ जी, 0. आई थिंक कितना होगा, 0.0 समथिंग होता है एटॉमिक मैस। हाँ, ये प्रोटॉन का मैस होता है 1.007276 म्यू। न्यूट्रॉन का होता है 1.008665 म्यू। तो एक प्रोटॉन का मैस 1.00, 2 का कितना हो जाएगा? तो आंसर है 2 का आपके पास हो जाएगा 2.01519 म्यू। 2 न्यूट्रॉन का मैस कितना हो जाएगा? आंसर है 2 न्यूट्रॉन का मैस होगा 2.01796 म्यू। और पूरा ये हमें दिया होता है बच्चों, ये डाटा में दिया होगा कि हीलियम के पूरे न्यूक्लियस का मैस कितना है, तो इसके पूरे न्यूक्लियस का मैस है 4.0028 म्यू जी बच्चों। ये डेल्टा एम कितना निकला? इन दोनों को जमा करें, इसमें से माइनस करें, तो ये आपके पास आंसर निकलेगा 0.03034, 0.03034 एटॉमिक मैस यूनिट म्यू। अच्छा बच्चों, 1 म्यू किसके इक्वल होता है? तो 1 म्यू इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम, इसके बराबर है। और ठीक है, तो फिर डेल्टा एम लिख सकते हैं किलोग्राम में कितना होगा? 0.03034 ज़रब। बच्चों 1 म्यू किसके इक्वल होता है? किलोग्राम में अगर लिखें 1 म्यू होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम। तो ये आंसर निकल आएगा बच्चों 5.03 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -29 किलोग्राम, -29 किलोग्राम। ये भी करते जाएं, इसका मैं आसान हल भी बता दूंगा। देखो, प्रोटॉन का मैस आपको पता होना चाहिए किलोग्राम में भी, एटॉमिक मैस यूनिट में भी। न्यूट्रॉन का भी मैस पता होना चाहिए। हाँ जी, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है हीलियम में। 2 प्रोटॉन का मैस जमा 2 न्यूट्रॉन का मैस, और टोटल मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ये में दिया होता है जुबानी, इसको लिखे। दोनों को जमा करें, माइनस करें, तो मैस में फ़र्क निकला है 0.03034,
0.03034 म्यू, 1 म्यू होता है 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो मैस डिफेक्ट को ज़रा किलोग्राम में निकालें तो ये निकलेगा। बस बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी तो उस वक्त निकल नहीं सकती जब तक डेल्टा एम नहीं निकलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और मैच डिफेक्ट को सी स्क्वायर से ज़रब दे दें तो बाइंडिंग एनर्जी। हाँ जी, मैच डिफेक्ट क्या है? 5.03 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 29 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। बच्चों सी होता है 3 × 10 रेज़ की पावर 8, उसका स्क्वायर लो तो ये बनेगा 9 × 10 रेज़ की पावर 16। ये आंसर निकलेगा जूल में। अगर हमें निकालना हो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए इनको अगर सॉल्व करें ना तो ये आंसर निकलता है 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12, ये आंसर निकलेगा जूल में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है बच्चों, छोटी एनर्जी, छोटे पार्टिकल की एनर्जी जूल में नहीं लिखते, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो अगर हम उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अगर ये देखो ना, अगर इस जूल की बजाय ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19 से। अब ये आंसर निकलेगा 2.82 10 रेज़ की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इशारे आगे ले जाए तो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कितनी होती है? जो मैं बाइंडिंग एनर्जी बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? अभी समझाया। ये तो पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। हीलियम में 4 न्यूक्लियंस होती हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 4 न्यूक्लियंस की टोटल एनर्जी है 28.2। अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ एक की बताओ, ये हीलियम का न्यूक्लियस है ना, इसमें 4 पार्टिकल्स हैं ऐसे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हम किसी न्यूक्लियस को देते हैं इसके न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, या वो एनर्जी जो हम किसी न्यूक्लियस को दें और न्यूक्लियस टूट जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, अपने न्यूक्लियंस में सेपरेट हो जाए, वो भी बाइंडिंग एनर्जी। पूरे हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 28.2। मैं कहता हूँ सारा न्यूक्लियस नहीं तोड़ना है, सिर्फ इन चारों न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियस को सेपरेट करना है, सिर्फ एक को। जिस न्यूक्लियन को आपने सेपरेट करना है, सिर्फ एक को, देखो चारों को सेपरेट करना है तो 28 एनर्जी चाहिए, सिर्फ एक को करना है तो कितनी चाहिए? तकरीबन 7। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकलेगा? 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकसीम। हाँ जी, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास नंबर 4। 28 को 4 पर तकसीम करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम ये अबाउट कितनी निकलेगी? 7 जी बच्चों, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट पता चला है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं किसी भी न्यूक्लियस में से सिर्फ एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने कितनी एनर्जी चाहिए। सारे न्यूक्लियस को तोड़ें, सारे न्यूक्लियंस को सेपरेट करें, वो एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम ज़्यादा इसी को स्टडी करते हैं बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अभी मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? किसी भी एक न्यूक्लियन को, किसी एक न्यूक्लियन को सेपरेट करना हो कितनी एनर्जी चाहिए, उसे कहते हैं पर का मतलब एक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो हीलियम की सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी 28 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तकरीबन 7। ठीक, चलें अब इसके बाद हमने आगे पढ़ना है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, और उसके साथ एक और चीज़ हमने पढ़नी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 म्यू। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, लेक्चर की लेंथ बढ़ रही है तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ और उसकी वो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों,
अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक के लिए देख लें, कुछ चीज़ नोट करनी है तो कर लें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आसान चीज़ें हैं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जी बच्चों, नोट करना है कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।